नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। सतलज यमुना लिंक के निर्माण का है मामले पर निगरानी के लिए दिया केंद्र को आदेश। आरबीआई ने पॉलिसी रेट को नहीं बदला। वित्त वर्ष 24 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान। आम लोगों को मिलेगी राहत। और नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा। नरगिस मोहम्मदी को मिला शांति का नोबेल। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए किया गया सम्मानित। आइए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण न करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। यह अवसंरचना है सतलज यमुना लिंक नहर का पंजाब का हिस्सा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो पंजाब में इस परियोजना के लिए आवंटित भूमि का सर्वेक्षण करे ताकि कार्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण पहले ही कर लिया है। यह टॉपिक यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के भारतीय राजनीति और शासन संविधान और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन 2 पेपर के संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियों को कवर करता है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। 1955 में पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों ने सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्वी नदियों अर्थात रावी, ब्यास और सतलज के पानी के वितरण के संबंध में एक समझौता किया था। 1 नवंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया तो दोनों राज्यों के बीच इस पानी के हिस्से को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दखल के बाद यह तय हुआ कि दोनों राज्यों के बीच नहर बनाई जाएगी ताकि दोनों राज्यों को पानी मिल सके। नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर होगी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब को और 92 किलोमीटर हरियाणा को बनाना है। उस समय अकाली दल ने नहर के निर्माण के खिलाफ कपूरी मोर्चा निकाला। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1985 में राजीव गांधी और तत्कालीन अकाली दल प्रमुख लोंगोवाल के द्वारा एक नए न्यायाधिकरण की स्थापना का समझौता किया गया। समझौते के बाद लोंगोवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना की। ट्रिब्यूनल ने 1987 में दोनों राज्यों को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की, लेकिन फिर भी विवाद बना रहा। राज्यों ने क्या तर्क दिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पंजाब के तर्क के अनुसार राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता है और 2029 के बाद पंजाब के कई इलाके सूख सकते हैं। ऐसे में पंजाब का किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है। वहीं हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल में अपने योगदान का हवाला दे रहा है और तर्क दे रहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में पीने के पानी की समस्या और सिंचाई के पानी की कमी के बावजूद न्यायाधिकरण द्वारा तय पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 262 के अनुसार जल संबंधी विवादों के मामले में संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 की शक्ति के तहत संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया था। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर जल निकासी, तटबंध जल भंडारण और जल विद्युत से संबंधित है और संघ सूची की प्रविष्टि 56 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। आरबीआई की एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आरबीआई ने नीतिगत दरों या पॉलिसी रेट को अपरिवर्तित रखा है। पॉलिसी रेट को अपरिवर्तित रखने का मतलब है कि नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित बने रहना। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान और वित्त वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर भी बरकरार रखा है। चूंकि आरबीआई ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति में नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है, इसलिए रेपो दर से जुड़ी सभी बाहरी बेंचमार्क उधार दरें नहीं बढ़ेंगी। इसका मतलब हुआ कि स्थायी जमा सुविधा पर 6.25% पर और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर
6.75% पर बनी रहेंगी। इसका आम भाषा में अर्थ ये निकलता है कि बैंक अपनी उधार दरें नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर बैंक अपनी उधार दरें नहीं बढ़ा पाएंगे तो घर, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर समान मासिक किस्तें यानी EMI भी स्थिर रहेंगी। कुल मिलाकर इस कदम से आम आदमी को फायदा होगा। आपको बता दें कि रेपो दर एक ऐसी दर होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं तथा इसके लिए ये बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। वहीं रिवर्स रेपो दर वो दर होती है जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। जब बैंकों में धन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक इस धन को रिवर्स रेपो दर पर रिजर्व बैंक को दे देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर RBI रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे, और अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करता है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को कर्ज ऊंचे रेट पर मिलेगा, लिहाजा वे भी अपने ग्राहकों से ज्यादा दर से ब्याज वसूलेंगे। रेपो रेट में बढ़ोतरी के चलते आम लोगों के लिए कर्ज या लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि बैंकों की कर्ज की लागत बढ़ेगी। गौरतलब है कि मौद्रिक नीति समिति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और 3 भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। MPC का गठन करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया था। MPC का गठन भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया था। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम UPSC के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है। साल 2023 का शांति के नोबेल पुरस्कार की विजेता ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी हैं। नरगिस मोहम्मदी फिलहाल जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आपको बता दें कि 2019 में ईरान में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत हो गई थी। नरगिस मोहम्मदी इसी पीड़िता के स्मारक में शामिल होने गई थी, जहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया था। फ्रंटलाइन डिफेंडर्स अधिकार संगठन के अनुसार मोहम्मदी वर्तमान में तेहरान की एविन जेल में है। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये राज्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही थीं। गौरतलब है कि इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कारों के दावेदारों में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना से सम्मानित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार समूहों मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने जेल में बंद बेलारूसी वकील एलेस बायलियात्स्की के साथ जीता था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का साइकी मिशन सुर्खियों में है। दरअसल नासा 16 साइकी नाम के एक क्षुद्र ग्रह पर साइकी नाम का एक उच्च तकनीक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि 16 साइकी एक अति धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है और नासा का मिशन इसी क्षुद्र ग्रह का विस्तृत अध्ययन करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन होगा। मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल में चट्टानी पिंडों के निर्माण के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। दरअसल पृथ्वी आधारित रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि क्षुद्र ग्रह साइकी एक ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा हो सकता है। यह ऐसे ग्रह का हिस्सा हो सकता है जो कभी बना ही नहीं।
वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह कथित ग्रह अपने प्रारंभिक निर्माण के दौरान अन्य बड़े पिंडों से टकरा गया होगा और अपना बाहरी चट्टानी आवरण खो बैठा होगा। इसको एक काल्पनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी अपने निर्माण के दौरान किसी पृथ्वी के बाहरी पिंड से टकरा जाती है और पृथ्वी का बाहरी चट्टानी आवरण नष्ट हो जाता है और पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा यानी कोर अंतरिक्ष में बच जाता है और अंतरिक्ष की गहराई में खो जाता है। यह 16 साइकी ऐसे ही किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है। इसलिए साइकी की खोज से ग्रहों के निर्माण करने वाले हिंसक टकरावों और पदार्थ के संचय के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। साइकी का अध्ययन सौर मंडल की अन्य वस्तुओं से बहुत अलग है। यह इस तर्क पर कहा जा रहा है क्योंकि मंगल, शुक्र और पृथ्वी जैसे सौर मंडल के ग्रह लौह ऑक्साइड से बने हैं, लेकिन साइकी की सतह पर इन रासायनिक यौगिकों की अधिकता नहीं दिखती। इससे पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया ग्रहों के निर्माण की मानक प्रक्रिया से अलग है। यदि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा या मूल पदार्थ साबित होता है तो वैज्ञानिक जान पाएंगे कि इसका इतिहास चट्टानी ग्रहों से कैसे मिलता जुलता और अलग है। और अगर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि साइकी एक कोर नहीं है तो यह पहले कभी न देखी गई आदिकालीन सौर मंडल वस्तु साबित हो सकती है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूएई में एनपीसी और अल एतिहाद पेमेंट्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद यूएई में रुपे कार्ड पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्ड योजना विकसित करना है ताकि डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे में अग्रणी देश के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत हो। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में सर्वोच्च वैज्ञानिक स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल उपकरण लॉन्च किया है ताकि लोग घर पर बैठे बैंक सेवाएं जैसे नकदी निकासी, जमा और बकाया जानकारी प्राप्त कर सके। इससे वरिष्ठ और दिव्यांग लोगों को विशेष फायदा होने के साथ साथ वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। भारतीय नौसेना ने पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित 12 ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम्स को मंजूरी दी। यह समझौता स्प्रिंट कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना और संगठन के बीच किया गया 50वां अनुबंध है। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC लिमिटेड ने सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से निवेशक अपने 54 EC बॉन्ड निवेश की जानकारी देख सकते हैं। ई बॉन्ड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, नए निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और REC के निवेशक सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ट्रिब्यूनल ने 1987 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सूची की प्रविष्टि 56 जल से संबंधित है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 3 और 4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो दर को घटाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। RBI रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे। RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाते हैं। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 3 और 4। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शालबन बौद्ध विहार पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण देव वंश के चौथे शासक श्री भाबदेव ने करवाया था। यह 7वीं शताब्दी में प्रचलित पहाड़पुर शैली में बना हुआ है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया? पंजाब में भूजल की भारी कमी है। पूसा 44 को तैयार होने में लगभग 100 दिन लगते हैं। पूसा 44 राज्य में पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। पूसा 44 धान की अन्य किस्मों की अपेक्षा कम पैदावार देती है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।